कोलाघाट कोलकाता से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व मेदिनीपुर में बसे हुए एक छोटा सा शहर है जो पिकनिक स्पॉट के नाम से परिचित है। यह अक्सर लोग पिकनिक या छोटी छोटी छुट्टियां मनाने आते हैं। आज की कहानी सोनल और उसके दोस्तों के साथ हुई अजीबोगरीब घटनाओं पर आधारित है। सोनल अपने दोस्तों के साथ एक ऐसे ही छुट्टी मनाने कोलाघाट गई थी और वहां के सबसे बढ़िया रिसोर्ट निशिकुंज में ठहरे थे। सोनल बहुत दिनों के बाद अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने निकली थी। वो बहुत खुश थी, पर उसे क्या मालूम था कि ये खुशी सिर्फ कुछ ही लम्हों की ही थी। जब वो लोग रिसोर्ट पहुंचे तो उनको उनका रूम्स दे दिया गया। उन्हें रूम नंबर 331 और 332 मिला। एक अजीब सी बात हुई उनके साथ जब उन्हें रूम्स दी गए। रिसोर्ट के सारे स्टाफ जैसे एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे और उन्हें देख के ऐसा लगा कि मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया सिवाय अनुपमा के। अनुपमा सोनल की खास दोस्त थी और वो अपने पति के साथ आई थी। ज्यादा कुछ बोले बिना अनुपमा हंसते हुए अपने रूम की ओर चली गई। सब लोग बहुत मजे कर रहे थे, पर अनुपमा का ध्यान किसी और ही तरफ थी। रिसोर्ट के सारे लोग जैसे उनसे डर रहे थे। कोई भी स्टाफ उनके पास जैसे आना ही नहीं चाह रहे थे। अनुपमा को पहले दिन से ही शक थी कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और उसकी ये शक तीसरे दिन और भी ज्यादा बढ़ गई जब एक वेटर दूर से उन्हें देखे जा रहा था। पर उसने जैसे ही उसकी तरफ देखी तो वो चला गया। उसी रात एक बहुत ही अजीब चीज हुई उनके साथ। सोनल की तबीयत अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने रिसोर्ट में ही रुकना सही समझा और बाकी सब घूमने के लिए निकल पड़े। अनुपमा को अच्छा नहीं लग रहा था सोनल को अकेले छोड़ते हुए। सोनल अपने कमरे में आराम करती थी। अनुपमा भी 2 घंटे बाद अपने पति के साथ वापस आ गई, पर लौट के उन दोनों ने जो नजारा देखा वो देख जैसे उनके होश ही उड़ गए। GBS on the mic presents एक अनोखी कहानी शौर्य के साथ। अब तक आप लोगों ने सुना सोनल अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने कोलाघाट गई थी। शुरुआत से ही अनुपमा को शक थी कि वहां के स्टाफ उन लोगों से लगातार कुछ बातें छुपाए जा रहे थे। ये शक और भी बढ़ गया जब तीसरे दिन एक वेटर दूर से उन्हें देखे जा रहा था, पर जैसे ही उसने उसकी तरफ देखा तो वो चला गया। उस दिन सोनल की तबीयत भी थोड़ी खराब थी, इसलिए उसे रिसोर्ट में छोड़ सब घूमने निकल पड़े। अनुपमा
सोनल को अकेले छोड़ने के फैसले से खुश नहीं थी, इसलिए 2 घंटे बाद अपने पति के साथ वो वापस लौट आई। और लौट के उन्होंने जो देखा वो देख जैसे उनके होश ही उड़ गए। सोनाल एक कैबरेट लड़की की तरह सजी हुई बैठी थी। अनुपमा को झटका लगा, पर सोनाल की पति राजीव ने हंसते हुए कहा, ये क्या? इसलिए तुम हमें दूर भेज रहे थे। साड़ी को ऐसे कौन पहनता है? हाँ? वैसे हेलेन अभी भी ज्यादा सुंदर है मेरे लिए। ये सुन के अनुपमा की पति आनंद जोर से हंस पड़ा। पर अनुपमा शॉक में थी। उसने धीरे से सोनल को कहा, सोना, ये क्या कर रही हो? इतना मेकअप तो तुम्हें पसंद नहीं थी। सोनल उसके किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी। वो बस कमरे के पीछे तेरी पीली के नीचे हरे पीले हरे 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 पीला काटा लगा गाते हुए मेकअप करी जा रही थी। मेकअप होने के बाद सोनल एक भारी आवाज में बोल उठी, मैं अच्छी लग रही हूँ ना? अनुपमा राजीव और आनंद को कुछ बोलने का मौका ना देते हुए सोनल ने अपनी पिक्चर खींचने के लिए राजीव को कहा। तीनों के तीनों बहुत ही शौक में थे। अनुपमा ने कहा, सोना, तबीयत ठीक है ना? सोनल ने कहा, हाँ, एकदम। क्यों? नहीं, तुम कह रही थी कि तुम्हारी... खैर, छोड़ो। अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। तो राजीव, हम चलते हैं रूम में। सोनल का ध्यान रखना। अगले दिन सोनल को देखकर अनुपमा और आनंद को जैसे शौक लगा। सोनल को इतना लाउड मेकअप करते हुए किसी ने कभी नहीं देखा। अनुपमा ने पूछा, सोनल, तुम ठीक हो ना? ये मेकअप का भूत कब से चढ़ गया? सोनल ने तीखी नजरों से अनुपमा को घूरते हुए कही, सुन बे, तेरी मर्जी नहीं चाहिए मुझे। अपने काम से काम रख। सबके सब हैरान होकर सोनल को देखते रह गए। राजीव ने कहा, सोनल, अपने दोस्त को क्या कोई ऐसा बोलता है? और तुम्हें क्या हो गया है? हाँ? माफी मांगो। सोनल ने राजीव को घूरते हुए कही, माफी मांगे मेरी जूती। अगर माफी मांगना है तू मांग। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अनुपमा पहले से और ज्यादा डर चुकी थी। राजीव और आनंद के पास कुछ भी हाल नहीं था। सोनल के अपरिचित व्यवहार से सब शौक में थे। सोनल, जो इतनी शांत स्वभाव की लड़की थी, वो इतनी उग्र बन चुकी थी, जो किसी से बात करने से पहले 2 बार सोचती थी। आज जोर से किसी बजालन औरत की तरह पेश आ रही थी। जिस लड़की ने आज तक गाली नहीं दी, वो बात बात पे गाली दे रही थी। सब कुछ देखते हुए राजीव ने कहा, नहीं, चलो वापस चलते हैं। ये छुट्टी वरना और भी खराब हो जाएगा। सबने सहमति दे दी, पर सोनल ने जाने से इनकार कर दिया। वो डरते हुए कही, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तू जा। घर में कोई मुझे पसंद नहीं करता। तू जा। राजीव ने समझाया,
अरे हम घर थोड़ी ना जा रहे, हम तो दूसरी जगह जा रहे। सोनल ने मुस्कुराते हुए पूछा। सच्ची हम घर नहीं जा रहे हैं ना? वो खुसट बुढ़िया मेरे नाक में दम कर देती है। राजीव को अब थोड़ा सा शक हुआ, क्योंकि राजीव और सोनाल अकेले रहते थे, तो ये बुढ़िया कौन है? सब अपने अपने लगेज पैक करना शुरू कर दिए। वो लोग जैसे ही चेकआउट किए थी, तभी रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, सब ठीक है ना? अनुपमा इस बार बोल उठी। हाँ, क्यों पूछ रहे हो? नहीं नहीं, आप लोग जल्दी चेकआउट कर रहे हो तो इसलिए पूछा। वो मेरी दोस्त की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए। रिसेप्शनिस्ट ने और कुछ नहीं कहा। बहुत ही अजीब बात थी, सारे स्टाफ मेंबर्स दूर से देखे जा रहे थे, पर पास कोई भी नहीं आ रहा था। अनुपमा ने सोनल को हाथ से लिए, पर पहली बार अनुपमा सोनल को लेकर चल नहीं पा रही थी। सोनल में जैसे 10 हाथियों की ताकत आ चुकी थी, इतनी भारी हो चुकी थी। इसलिए सोनल को लेकर राजीव एक गाड़ी में आए और दूसरी गाड़ी में आनंद अकेले सब सूटकेस लगेज लेके आ रहा था। पर रास्ते में उनके साथ जो हुआ, वो शायद कभी वो लोग नहीं भूल पाएंगे। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? ये जानने के लिए सुनते रहिए। GPS on the mic presents एक अनोखी कहानी शौर्य के साथ। अब तक आप लोगों ने सुना, सोनल अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने कोलाघाट गया था। अचानक से सोनल के व्यवहार में बदलाव आने लगा। सोनल, जो कि एक शांत स्वभाव की लड़की थी, वो बहुत उग्र बन चुकी थी, जो किसी से बात करने से पहले 2 बार सोचती थी। आज जोर से किसी बदचलन औरत की तरह पेश आ रही थी। जिस लड़की ने आज तक गाली नहीं दी, वो बात बात पे गाली दे रही थी। सोनल के इस अपरिचित व्यवहार से सब बहुत चिंतित थे। उसके पति राजीव ने वापस लौटने का फैसला लिया। राजीव के इस फैसले से सब सहमत थे और वापस लौटना सही समझा। सोनल लौटने से इनकार कर दिया, पर राजीव के समझाने पर वो मान गई। सोनल बातों बातों में किसी बुढ़िया का नाम दोहरा रही थी, जिसे सुन राजीव को थोड़ा शक होने लगा, क्योंकि वो दोनों घर में अकेले रहते थे और वो किसी ऐसे बुढ़िया को नहीं जानता था। इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए राजीव सोनल को लेके निकल पड़ा, पर रास्ते में उनके साथ जो हुआ, वो शायद कभी वो लोग भूल नहीं पाएंगे। सोनल के व्यवहार में और भी बदलाव आने लगा। वो और भी ज्यादा उग्र बन चुकी थी। राजीव उसे अकेले संभाल नहीं पा रहा था। अनुपमा और भी चिंतित होने लगी। अचानक से इतनी भारी आवाज और इतनी उग्रता कुछ और ही दर्शा रही थी। ऐसा तभी होता है जब
किसी आत्मा का साया किसी के शरीर में प्रवेश कर जाती है तो उस इंसान के व्यवहार में अपरिचित बदलाव आने लगती है जो इंसान के साधारण सोच से परे हैं। सोनल के व्यवहार हूबहू मिल रही थी। अनुपमा ये सोचना नहीं चाहती थी क्योंकि उसकी यही विश्वासों के लिए कॉलेज में भी चिढ़ाया जाती थी। अनुपमा शांत बैठी हुई सब कुछ देखे जा रही थी और अपने मन में हनुमान चालीसा पढ़ने लगी कि तभी अचानक सोनल गुस्से में बहुत ही भारी आवाज में बोल उठी, हनुमान चालीसा पढ़ रही है? हाँ, मुझे भगाएगी? इतनी हिम्मत है तुझ में? अनुपमा जैसे डर में सिकुड़ गई। राजीव भी चौंक चुका था। उसने डरते हुए कहा, क्या? कौन पढ़ रहा है? कोई नहीं। क्या बोल रही हो? सोनल फिर से बोल उठी, ये डायन पढ़ रही है, इसकी तो। राजीव ने सोनल का मुंह ढांकते हुए कहा, वो नहीं कहेगी, तुम शांत रहो। अनुपमा पसीने से लथपथ हो चुकी थी। उनका ड्राइवर भी ये सारी घटनाएं देख रहा था पर वो जैसे शांत बैठा था। अनुपमा को डरते देख उसने कहा, मैडम जी, अगले किसी दुकान से एक बोतल पानी ले लेना प्लीज। अनुपमा जैसे आसमान से गिरी। सब सोनल को लिए चिंतित बैठे थे और ड्राइवर को तब पानी चाहिए था। बिना कुछ सोच अगले किसी दुकान से अनुपमा एक पानी का बोतल ले ली। बोतल को लेते ही ड्राइवर ने मानो एक अजीब सा चीज किया। पानी का बोतल खोल के उसने कुछ बोलते हुए उसमें फूंक देने लगा। 2 बार फूंकने के बाद सोनल जैसे एक जानवर की तरह व्यवहार करने लगी। और राजीव उसे जैसे पकड़ नहीं पा रहा था। सोनल बोल उठी, तू फूंक मारेगा? हाँ, फूंक। तेरा अल्लाह कुछ नहीं कर पाएगा, मुझे भगाएगा? हाँ, क्या कर सकती हूँ देखना चाहता है? हाँ। ड्राइवर ने अनुपमा को बोला, मैडम, जब तक हम शहर ना पहुंचे तब तक ये पानी छिड़काते रहिए। अनुपमा ने जैसे ही पानी छिटाई, सोनल एक जानवर की तरह चीख उठी। ये देखकर राजीव और भी ज्यादा डर गया और सोनल को जोर से जकड़ लिया क्योंकि ये देखकर सबको ये पता चल चुका था कि सोनल अपने आप में नहीं थी। सोनल के शरीर में जैसे कोई और ही था। ड्राइवर ने कहा, मैं आपको एक दरगाह में लेके जा रहा हूँ, तब तक पानी देते रहिए। ये सुन तभी अचानक सोनल जैसे जोरों से हंस पड़ी। GPS on the mic presents एक अनोखी कहानी शौर्य के साथ। आप लोगों ने सुना कि सोनल के व्यवहार में अचानक बदलाव आने लगा। सब लोग उसके लिए बहुत ही चिंतित थे। फिर गाड़ी में जो कुछ हुआ सब देखते ही रह गए। अब आगे अचानक जो ट्रक उनकी गाड़ी के साइड से जा रहे थे वो जैसे उनके ऊपर आने लगे। ड्राइवर गाड़ी को संभाल नहीं पा रहा था पर फिर भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था उस ट्रक से ना टकराने की। तभी अनुपमा को आनंद की याद आई और उसने आनंद को फोन लगाया। अनुपमा ने कहा, सुनो, हनुमान चालीसा पढ़ते रहना और तुम सीधे घर चले जाना। हुआ क्या है? सोनल इज पोजेस्ड। क्या क्या बोल रही हो? सोनल को भूत ने पकड़ लिया? मजाक है क्या? आनंद, मैं अभी मजाक करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ।
मैं जो बोल रही हूँ तुम सिर्फ वो करो। ये बोल के अनुपमा ने फोन काट दिया। जैसे तैसे करके जब सोनल को दरगाह ले जाया गया तब सोनल पागलों की तरह करने लगी। बहुत सारी कोशिशों के बाद दरगाह का ओझा सोनल को शांत करके उससे पूछा, क्या कर रहा है तू यहाँ पर? बोल। बहुत हिचकिचाने के बाद सोनल ने कहा, बदला चाहिए, बदला। क्या बदला? पूरा बोल। उसी रिसोर्ट की उसी कमरे में मुझे मार दिया गया था जहाँ ये लड़की उसकी पति के साथ रह रही थी। मेरी नई शादी हुई थी उस विजय से। कौन विजय? विजय मेरा बॉयफ्रेंड था। मैं सोनागाछी की हूँ। विजय ने मुझे प्यार का नाटक दिखाया और मुझे मार दिया। उसे पैसे से ज्यादा प्यार था। उसने हमारी सुहाग रात के दिन मुझे गला दबा के मार डाला, सिर्फ कुछ पैसों के लिए, क्योंकि मैं भाग आई थी और सोनागाछी के लोग मुझे मारने के लिए पैसा दे रहे थे। तब से मैं वही थी, इंतजार कर रही थी कि जब ये लड़की टपकी वहां पे। ठीक है, तुझे तेरा बदला चाहिए, वो तुझे मिल जाएगा, पर तभी जब तू इस लड़की को छोड़ेगी। हम खुद जाके पुलिस में गवाही देंगे। बहुत समझाने और मनाने के बाद उसने सोनल को छोड़ दिया। अगले दिन जब सोनल घर पहुंची तब भी वो बेहोश थी। आनंद को सब बताने के बाद वो शॉक में चला गया था। कुछ देर बाद जब सोनल को होश आई, उसे कुछ भी याद नहीं था कि पिछले 5 दिनों से उसके साथ क्या हुआ था। पर उस कहानियों को सुन अनुपमा ने जो वादा किया था उसने वो पूरा किया। उसने पुलिस रिपोर्ट लिखवाई और बॉडी को जिस लोकेशन पे उस आत्मा ने बताई थी वहीं पर थी। रिसोर्ट से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक खाली जमीन पे एक नीम के पेड़ के नीचे लाश दफनाया हुआ था। शायद कुछ आत्माएं लोगों को तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहते। वो अपनी तकलीफ में इतने डूबे होते हैं कि दूसरों की तकलीफ उन्हें बहुत छोटी लगती है। बदला, गुस्सा और नफरत एक इंसान को कहां ले जा सकता है। आज की कहानी यही